सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने समय निकाला इतने अपने बिजी शेड्यूल से, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सारा धन्यवाद। जोधपुर यूनिवर्सिटी का सबसे मशहूर लड़का, बास्केटबॉल का चैंपियन, दर्शन शास्त्र का छात्र, स्वदेशी जागरण मंच और सीमा जन कल्याण समिति से समाज सेवा करने लगता है। फिर खेती के नए नए तरीके खोजने के लिए इथोपिया चला जाता है। फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि वो भारत लौटता है और सीधे महाराजा जोधपुर की बहन के खिलाफ चुनाव लड़ जाता है। देखिए, छात्र राजनीति के साथ में जुड़ना वो महज मेरे लिए एक संयोग था। यदि मैं याद करूं 1992 का वो समय, विद्यार्थी परिषद ने एकाएक मुझे अवसर दिया। चुनाव हुआ, साथियों की मदद से, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, विद्यार्थी परिषद के संगठन की ताकत के आधार पर एक ऐतिहासिक बहुमत के साथ में जीत करके मुझे विद्यार्थियों का प्रतिनिधि, छात्र संघ का अध्यक्ष के नाते काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला था। सामान्यतः छात्र संघ में ऐसा अवसर मिलने वाले छात्र नेता या छात्रों के प्रतिनिधि, छात्रों के चुने हुए प्रतिनिधि, वो अपनी पारी समाप्त होने के बाद में या पारी समाप्त होने से पहले ही राजनीतिक क्षेत्र में जाकर के अपना भविष्य तलाशने के लिए अपने स्तर पर प्रयास करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो दौर ऐसा था, 90-92 का दशक, जब देश में बहुत बड़ी घटना हुई। विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के नाते और इस तरह की पारिवारिक पृष्ठभूमि होने के नाते मुझे भी उस अयोध्या के महाकुंभ में जाने का अवसर मिला। सम्मानीय भैरव सिंह जी शेखावत उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे और मेरे परिवार की जो प्रॉक्सिमिटी उनके साथ में थी, जिस तरह का आशीर्वाद और स्नेह उनका मुझे हमेशा ही पहले से मिलता रहा था, उसके चलते हुए उस घटना के बाद जब सरकार राजस्थान में नहीं रही, विश्वविद्यालय में भी हमारे कुलपति को हटा दिया गया। वहाँ जो है हमारे डिविजनल कमिश्नर को वाइस चांसलर का चार्ज दे दिया गया। राजस्थान में गवर्नर रूल आ गया। हमने आंदोलनों के साथ में अपने कालखंड को आगे बढ़ाया। चुनाव, लोकसभा विधानसभा के चुनाव हुए। भैरव सिंह जी शेखावत पुनः मुख्यमंत्री बने। उस दौर में स्वर्गीय भैरव सिंह जी चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं। मुझे चुनाव लड़ने का प्रस्ताव भी दिया गया। लगभग ये तय हो गया था, मेरे लिए विधानसभा और चुनाव का टिकट दोनों तय हो गया था। लेकिन क्योंकि उस समय तक मेरी उम्र 25 वर्ष पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकता था। चुनाव समाप्त होने के बाद में संगठन ने यह तय किया, उस समय भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, राजस्थान में भैरव सिंह जी हमारे संगठन महामंत्री ओम प्रकाश माथुर साहब हुआ करते थे, ये तय हुआ कि मुझे युवा मोर्चा के साथ में काम करना चाहिए। अभी वर्तमान में जो स्पीकर हैं सम्मानीय ओम बिरला साहब अध्यक्ष बनाए गए थे युवा मोर्चा के, वो मुझे लेने के लिए जोधपुर आए। ऊपर से निर्देश था, लेकिन क्योंकि मेरे पास प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी परिषद का काम था, तो हमने जाकर के अपने मेंटर्स से कार्यालय में जाकर के बातचीत की। उन्होंने कहा कि जब कभी अवसर आएगा राजनीतिक क्षेत्र में जाने का, अनुकूलता होगी, तब हम स्वयं इस बात को तय करेंगे। अभी तुम्हारे लिए दूसरा काम तय कर रखा है। और वो दूसरा काम था सीमावर्ती क्षेत्र पर जाकर के भारत और पाकिस्तान की सीमा, जो सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान प्रदेश में है, 3000 किलोमीटर के हमारे बॉर्डर में से 1000 किलोमीटर से ज़्यादा का हिस्सा, वहाँ जिस तरह की परिस्थितियाँ उस समय बन रही थी, उन चुनौतीपूर्ण समय में वहाँ एक संगठन को खड़ा करना, उसके साथ काम करना और देश की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए नागरिकों के मन में एक उत्तरदायित्व बोध का सृजन करना और साथ साथ में सीमा को सुरक्षित बनाए रखने के लिए एक सेकंड लाइन ऑफ सिविलियन लाइन ऑफ डिफेंस ऐसा खड़ा करना, इस तरह का काम मिला था। 20 साल तक लगातार उसके साथ में काम करते करते, क्योंकि व्यापार व्यवसाय ये सब कुछ भी करना था, संगठन ने फिर 2014 में एकाएक, रादर मैं कहूँ सही तो 2013 में तय किया कि मुझे राजनीतिक क्षेत्र में आना चाहिए। लेकिन 13 में कुछ घटनाओं का चक्र इस तरह से घुमा कि आई मेट विद एन एक्सीडेंट और मैं चुनाव के उसमें नहीं जा सका।
2014 में मुझे संगठन ने फिर आदेश दिया कि अब तुमको सक्रिय राजनीति में जाना है, और इस तरह से राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि चाहे मैं सीमा जन के साथ में काम कर रहा था, चाहे मैं विद्यार्थी परिषद के साथ में काम कर रहा था, सीमावर्ती क्षेत्र में राजस्थान में काम कर रहा था, देश की अन्य सीमाओं पर काम कर रहा था, और बाद में अब राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ में काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि उसमें कहीं कोई फर्क नहीं महसूस होता। ये आपने जो बताया कि और वो इसलिए नहीं होता कि जहां कहीं भी काम कर रहे हैं अंतिम लक्ष्य एक है, और वो है भारत माता की जय। विभिन्न भूमिकाओं में आप अपना काम करते रहें, लेकिन जब आपका लक्ष्य एक है तब मुझे लगता है उसमें कहीं कोई व्यक्ति को परिवर्तन महसूस नहीं होता। आपने 2013 की कहानी बताई, अब 2014 का एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया, जब आपको बीजेपी की सदस्यता लेने के लिए दिल्ली बुलाया गया, तो हमारी जो रिसर्च है उसमें पता लगा कि आपको ये नहीं पता था कि बीजेपी का दफ्तर कहाँ है, और आपने गूगल मैप का सहारा लिया। बिल्कुल सही है। देखिए, जिस तरह की प्रोटोकॉल्स हमारे ऑर्गेनाइजेशन में है, मदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, मैं जब विद्यार्थी परिषद के साथ में काम कर रहा था, हमने शायद कभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाकर के उनके किसी कार्यक्रम में साथ की खड़े हुए होंगे। जब मैं 20 साल तक सीमावर्ती क्षेत्र में काम कर रहा था, पश्चिम राजस्थान के हर सीमावर्ती क्षेत्र के हर एक गांव ढाणी के साथ में संपर्क भी था, जुड़ाव भी था, वहां प्रभाव भी था। लेकिन 1993-94 से लेकर के 2013-14 तक उस 20 साल के कालखंड में कभी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में जोधपुर शहर में भी मैं नहीं गया था, क्योंकि मेरा जो काम था, जो विषय मुझे दिया गया था, उससे इतर काम नहीं करना है, उस संगठन तक ही अपने आप को सीमित रखना। इस तरह की सीख मेंटर्स ने दी थी। तो जब एकाएक मुझे कहा गया कि तुमको दिल्ली में जाना है और आज शाम को जाकर के संगठन महामंत्री जी से मिलना है, मैं जब दिल्ली के हवाई अड्डे पर उतरा तो मैंने गूगल किया कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कहाँ होगा। जब देखा 9-10 अशोका रोड पे कार्यालय है, और मुझे जब उसको लेकर के भी थोड़ा मन में संदेह था कि वहाँ पता नहीं मेरे जैसे अननोन आदमी को घुसने देते होंगे या नहीं, तो मैंने अपने एक मित्र जो विद्यार्थी परिषद में हम लोगों के साथ काम किए थे और अब भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे थे, उस समय में आज भी काम करते हैं दिल्ली प्रदेश में, वो राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, मैंने उनको टेलीफोन करके कहा कि तुम मित्र, मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, तुम वहां मुझे मिल जाओ तो मुझे अंदर शायद प्रवेश मिल जाएगा। जरा जोरदार तालियां हो जाए सादगी के लिए। लेकिन एक बात बताइए, सादगी का क्या फायदा? आप सदस्य बन के मंत्री बनते हैं, और सदस्य बन के सांसद बने, और फिर आप जब मंत्री बनते हैं तो घर में लोगों का हुजूम होता है, आप सुरक्षाकर्मी होते हैं, और सुरक्षाकर्मी आपके ही बेटे को रोक कर पूछते हैं कि भाई साहब कौन है आप, कहाँ जा रहे हैं? 2019 का समय। क्या फायदा ऐसी सादगी का? क्योंकि मेरा पुत्र जो है वो जब 8 साल का था तभी परिवार की व्यवस्था के तहत, वो एकमात्र पुत्र है और उसको हमने दक्षिण भारत में पढ़ने के लिए भेज दिया था। 2019 के चुनाव के बाद का अवसर पहला अवसर था जब चुनाव के बाद में, या चुनाव के समय तो वो कभी नहीं रहा, लेकिन चुनाव का परिणाम आ गया, और जिस दिन मुझे मंत्री पद, और मैं उससे पहले एक बार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से 2014 से 19 के उस कालखंड में भी मंत्री के नाते काम कर चुका था, लेकिन दोबारा मंत्री के नाते माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम करने का जो अवसर दिया था, देश की सेवा करने का अवसर दिया था, वो जिस दिन घोषणा हुई थी उस दिन संयोगवश वो यहाँ था दिल्ली में। क्योंकि वो कभी दिल्ली में नहीं रहा, कभी वो उसको जो है सुरक्षाकर्मी और ये लोग कोई जानते नहीं थे। बाहर बहुत सारी भीड़ थी, जब भीड़ को हटाने के लिए सुरक्षाकर्मियों ने बाहर भेजा तो उसको भी बाहर निकाल दिया। क्योंकि स्कूल में पढ़ता था और परिवार में इस तरह का प्रोटोकॉल है कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों तक को मोबाइल नहीं मिलेगा, कॉलेज में आने के बाद ही मिलेगा, तो उसके पास में कोई कम्युनिकेशन का साधन नहीं था। कौन से साल की बात है सर? 2019 की। और कितने बड़े थे वो? 2019 में 19 साल का 16 साल का था वो। अच्छा। 2003 जनवरी का जन्म है, तो 16 साल के 3 महीने का होगा। उसने बाहर किसी से एक फ़ोन कॉल बोरो किया कि मुझे एक फ़ोन करने दे सकते हैं क्या, और अपनी बड़ी बहन को फ़ोन किया कि मुझे कम से कम घर के अंदर तो घुसा दीजिए, मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो उसने तब जाकर के उसको घर के बाहर जानते नहीं है कि मेरे पापा कौन है? नहीं, ये केवल एक वाकया नहीं था, उसके बाद भी कई बार ऐसी घटनाएं हुई है कि उसको गाड़ी को, मैं ड्राइवर के साथ में जा रहा था, जोधपुर के रास्ते पर हॉस्टल से आया था, जयपुर में उतर करके गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी को पुलिस ने रोका, ड्राइवर ने कहा कि तुम ये उनके पुत्र हैं, मैं उनको छोड़ने जा रहा हूँ। जयपुर से कोई मेरे मित्र की गाड़ी जा रही थी,
तो पुलिस वालों ने आकर के पूछा कि तुम उनके बेटे हो, ये मैं कैसे मानूं? उसने कहा कि मेरे पास तो कोई एविडेंस नहीं है। उसने कहा कि क्या तुम उनके सगे बेटे हो? वो छोटा स्कूल का स्टूडेंट, उसने कहा कि बेटे सगे और दूसरी तरह के होते हैं, ये मुझे आज तक तो पता नहीं था, मैं इसकी जानकारी करूंगा। देखिए, आपकी कुछ बातें जब हमारी रिसर्च टीम ने रिसर्च किया तो पता लगी, आपके पुराने दोस्तों से बात की तो पता चला कि आप बड़े इस चीज़ को लेकर बड़े मशहूर थे कि आप अपने नारों को कुछ फिल्मी गाने, पुराने जो फिल्मी गाने हैं उनके स्टाइल में बना देते थे। अगर कुछ याद हो तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। अब कुछ पुराने स्टूडेंट फिर भी हम सुनना चाहेंगे। क्या है राजस्थानी आप गानों, सुनना चाहेंगे कि नहीं सुनना चाहेंगे? आवाज नहीं आ रही सर, प्लीज। राजस्थानी गानों के साथ में जोड़ करके बहुत सारे नारे उस समय छात्र राजनीति के समय में लोग बनाते थे। हम लोग भी उसमें कई तरह के अपने अपने कंट्रीब्यूशन अपने तरह से करते थे। निकनेम्स के साथ में जोड़ करके नारे राजस्थानी गानों के साथ में, आयो रे आयो, तो गज्जू आयो, ऐसे करके बहुत सारे नारे बनते थे। कुछ बता दीजिए, कुछ एक बता दीजिए। मुझे मैंने कहा ना, आयो रे आयो एक राजस्थानी गाना है, उस गाने के ऊपर एक आयो रे आयो गज्जू आयो मेरा निकनेम। और मुझे जोधपुर में, पूरे मारवाड़ में सब लोग आज भी मेरे जो है निकनेम से ही जो मुझे कॉलेज में जिस नाम से पुकारा जाता था, गजू बना, उसी नाम से आज भी मुझे पुकारते हैं। शहर में मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के 99.99% कार्यकर्ता आज भी, और शहर में मेरे परिचित सारे लोग आज भी उसी नाम से पुकारते हैं। कोई मुझे मंत्री, नेता, सांसद, ऐसा कोई हमारे यहाँ परंपरा ही अभी तक डेवलप नहीं हुई कि कोई मुझे उस नाम से ऐसा। और इसमें सब एज के लोग हैं, सब एज, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक, जो जिसका जैसा रिश्ता है। अगर छोटे का, अब छोटी उम्र के कार्यकर्ता है वो गजू बना भाई साहब कहते हैं। जो मुझसे बड़े उम्र के हैं वो आज भी फर्स्ट नेम से वैसे ही उसी नाम से बुलाते हैं। मैं अब जरा राजनीति पर आता हूं। जनता का आरोप है कि आप तीसरी बार जीत कर आने के बाद शेखावत सिंह जी जो हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हैं, वो हवा में उड़ने लगे हैं। मुझे तो कहीं हवा दिखने नहीं है जिसमें मैं उड़ूं। मैं दिखा देता हूं, एक बार जरा प्ले करिए। और ये मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी को दिखाना चाहूंगा हवा में कैसे उड़ने लगे। दिखाइए जरा। ओह माय गॉड। अब ये बताइए, इसमें ज्यादा डर लगा था या अशोक गहलोत के बेटे के खिलाफ चुनाव लड़ने में ज्यादा डर लगा था? मुझे तो दोनों में नहीं लगा था। देखिए, ये भी एक संयोग था। 2024 में चुनाव जीतने के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे देश की संस्कृति और देश के पर्यटन, इन दोनों क्षेत्रों में काम करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया। मेरा व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि घूमना मेरी रुचि का विषय है। मुझे पूरे देश दुनिया में घूमने का अवसर पहले भी मिला है। पूरे भारत को मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में ड्राइव करके कई बार ट्रैवल किया है। एक बार नहीं, कई बार खुद ड्राइव करके ट्रैवल किया है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को, पूरे नॉर्थ इंडिया को, पूरे साउथ इंडिया को और वेस्टर्न इंडिया में हम लोग जहाँ रहते हैं, शायद कोई ऐसी जगह होगी जहाँ हम खुद ट्रैवल करके नहीं गए और कभी ड्राइवर भी साथ नहीं रखा। पर्यटन की इस रुचि के चलते हुए जब मुझे एक काम मिला, मेरा अनुभव था कि कोविड के बाद में लोगों का दुनिया के प्रति या जीवन के प्रति देखने का नज़रिया बदला है, और उसका प्रभाव जो है निश्चित रूप से पर्यटन पर भी है। लोग मॉन्यूमेंटल टूरिज्म से एक्सपीरियंशियल टूरिज्म की तरह शिफ्ट हो रहे हैं, उसकी तरफ जा रहे हैं। मेरा अनुभव था कि दुनिया के बहुत सारे देशों में बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स पर लोग काम कर रहे हैं, और क्योंकि मेरी बेटी बहुत गहराई के साथ में एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ी है। स्काई डाइविंग की फैसिलिटी भारत में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी नहीं है। जो आर्मी और एयरफोर्स के लोग करते थे उन्हीं के लिए थी। मैंने अध्ययन किया कि दुबई स्काई डाइविंग, जो स्काई हाई दुबई जो फैसिलिटी है, उसका साल का टर्नओवर लगभग 450 करोड़ रुपए, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय पर्यटकों के माध्यम से आता है। ठीक वही स्थिति न्यूजीलैंड में भी है, ठीक वही स्थिति सिंगापुर में भी है। भारत जैसे इतने बड़े संभावनाओं वाले देश के पास में इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी।
मैंने खोजा, कुछ लोग मुझे जानकारी मिली, कुछ युवा लोगों ने इस तरह का प्रयास किया है, नारनौल में एक एयर स्ट्रिप ली है। कुछ तकनीकी चुनौतियों के चलते हुए काम शुरू नहीं हो पा रहा है। जुलाई 2 या 3 तारीख की बात थी, मैं जब उनके साथ में अपने कार्यालय में बैठा, मैंने चर्चा की और टीम स्काई हाई इंडिया के लोगों के साथ में जब मैं मिला तो मुझे संज्ञान में आया कि 13 तारीख को जुलाई को विश्व में पहली बार वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे ऐसा सेलिब्रेट हो रहा है और उस वर्ल्ड स्काई डाइविंग डे के दिन विश्व में एक नया कीर्तिमान बनने वाला है। मेरे मन में यह था कि भारत उससे अछूता क्यों रहे, भारत में भी, भारत के लोगों को भी इस अनुभव को, इस रोमांच को प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। क्या बात। तो मैंने अधिकारियों को बुलाया और मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे मित्र हैं एविएशन मिनिस्टर आज के राम नायडू साहब का, मैंने उनको टेलीफोन करके उनको सामने ये विषय रखा कि इस तरह की फैसिलिटी डेवलप हो गई है, डीजीसीए की कुछ तकनीकी बाध्यताओं के चलते ये नहीं हो पा रहा है। और मैंने उनसे और डीजीसीए के डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन दोनों से कहा कि 13 तारीख को विश्व में जब पूरे विश्व भर में स्काई डाइविंग डे सेलिब्रेट होगा तो भारत में जब अगर आप अनुमति दे देते हैं तो भारत में भी उसको हम सेलिब्रेट करेंगे और पहला जंप मैं करूंगा। और उस बाध्यता, उस अब जस्ट ऑनर माय वर्ड्स, मुझे उस मैंने वो जंप किया था। अब आप सब लोग तैयार हैं स्काई ड्राइविंग के लिए, हाँ या ना? लेकिन कोई और भी हैं जो आपको टक्कर देने के लिए तैयार हैं, वो कह रहे हैं हम किसी से कम नहीं है। जरा प्ले करिए। अरे ये तो गंडोला में बैठ के जा रहे हैं। वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इतने स्टंट वो करते हैं, इनको तो ब्रांड एम्बेसडर बना देना चाहिए। नहीं, मैं तो अगर कोई व्यक्ति इस तरह से साहसिक खेलों के साथ में जुड़ा है, एडवेंचर के साथ में जुड़ा है, देखिए राजनीति से परे हट करके मैं एक बात कहूँगा, हमारे देश में अभी भी एडवेंचर स्पोर्ट्स को लेकर के बहुत सारे टैब्यूज़ हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह की लोगों की उसको लेकर के सोच है, परिवारों में भी अभी तक लेकर के सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी अभी भी उसको लेकर के है। मैं इसलिए अनुभव से साथ में कह सकता हूं कि मेरी बेटी जो है बहुत गहराई के साथ में एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ में जुड़ी है, उसने कई सारे विश्व कीर्तिमान बनाए और मैं जानता हूं कि व्यक्तिगत रूप से कि परिवार में ऐसी अनुमति अपने बच्चों को देना, वो आज भी हमारे यहाँ पे मध्यम वर्गीय परिवार जिन सब से जैसे मैं आता हूँ उसमें कितनी बड़ी कठिनाई और चुनौती है। अगर इस तरह के कोई भी लोग, सेलिब्रिटी, चाहे वो पॉलिटिकल सेलिब्रिटी हो, राहुल गांधी जी निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको देश के बहुत सारे युवा उनको देखते होंगे, देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। कोई उनको टूरिज्म को प्रमोट कोई उनको किस तरह से देखता होगा, कोई किस तरह से देखता होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण से हम अलग अलग खेमे में हो सकते हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि उन्होंने चाहे जिस तरह से टाइक्वांडो या जूडो को डिपिक्ट किया, अपने कौशल को डिपिक्ट किया, या स्कीइंग के लिए या डाइविंग के लिए या डीप सी डाइविंग के लिए उन्होंने जो अपने वीडियोस पोस्ट किए हैं, वो भारत में इस तरह के साहसिक खेलों के प्रति अभिरुचि की अभिवृद्धि करते हैं और मैं कम से कम इसके लिए उनकी बहुत सारी प्रशंसा कर सकता हूँ। क्या चलिए अब मैं सीधे आऊँगा, अब जो हमारे एडिटर्स हैं। अभी शेखावत साहब, अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने स्काई डाइविंग देखा था, अभी प्रियंका गांधी आ गया। वो जो राजनीतिक रूप से अपोजिशन में उसको स्ट्रेंथ होगा, मोदी को टक्कर देगी, आपको टक्कर देगा, ऐसे व्हाट इज योर टोटल इंप्रेशन अबाउट द न्यू एंट्रेंट? देखिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ में। कम से कम मैं ये तो नहीं कहूँगा कि वो स्काई डाइव करके सीधे राजनीति में आ गई हैं, क्योंकि बहुत लंबी उनकी पृष्ठभूमि है, उन्होंने बहुत वर्षों तक राजनीतिक क्षेत्र में काम किया है। सफलताएं असफलताएं राजनीतिक क्षेत्र में सिक्के के दो पहलू हैं। उन्हें बहुत बड़ी नेता के रूप में जो है ऐसा पोजीशन करने की कोशिश उत्तर प्रदेश के चुनाव में की गई थी जब वो महासचिव प्रभारी भी थी, लेकिन वहाँ वो क्या हासिल कर पाई वो अलग हो सकता है। लेकिन निश्चित रूप से वो जब चुनाव जीत करके पहली बार चुनाव की राजनीति के माध्यम से संसद में आई है, मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और मैं अपेक्षा करता हूँ कि कांग्रेस जिस तरह के दोराहे पर अभी खड़ी हुई नजर आती है पार्लियामेंट के डिबेट्स में, अनगाइडेड मिसाइल की तरह घूमती हुई नजर आती है, उनके आने का प्रभाव मैं
अपेक्षा करता हूं कि शायद उनके आने के प्रभाव के बाद में कहीं थोड़ा बहुत लीनियर एक्शन करती हुई दिखाई देगी। मेरी सारी शुभकामनाएं उनके साथ में। संतोष जी। शेखावत जी, मेरा नाम संतोष भारती है, मैं एक छोटा पत्रकार हूँ। अभी आपने पर्यटन मंत्रालय का जिक्र किया, लेकिन मैं संस्कृति मंत्रालय के ऊपर आपसे बात करना चाहता हूँ। इसमें बहुत अच्छी भी बातें पूछी जा सकती हैं और कुछ अप्रिय बातें भी पूछी जा सकती हैं। विषय मैं दोनों का स्वागत करता हूँ। आप बस यही मैं पूछना चाह रहा था कि आपसे किस तरह के सवाल पूछे जाएं। नहीं, जो आप सवाल आपको रुचिकर लगता है। तो संस्कृति मंत्रालय को लेकर के आपकी कल्पना क्या है? सिर्फ हिंदू संस्कृति या हिंदुस्तान में जितनी दूसरी संस्कृतियां हैं उनका भी प्रचार करना या विश्व को उनसे परिचित कराना? देखिए, भारत की संस्कृति की जब आप बात करते हैं तब किसी भी मज़हब की या पूजा पद्धतियों के आधार पर आप भारत की संस्कृति को विभाजित नहीं कर सकते। भारत की संस्कृति जो 10,000 से भी ज़्यादा साल से धीरे धीरे इवॉल्व हुई है, इस इवोल्यूशन के प्रोसेस में बहुत सारे इम्पैक्ट्स अलग अलग विषयों के आए हैं। आक्रांताओं के चलते हुए भी आए हैं। जिन लोगों ने भारत पे आक्रमण किया, भारत की सनातन संस्कृति को नेस्तनाबूद करने के लिए, भारत की संस्कृति, इस सनातन संस्कृति से जो डाह थी, जो भारत की बौद्धिक क्षमता थी, जो भारत की विज्ञान था, भारत का ज्ञान था, भारत की भाषा थी, भारत का साहित्य था, भारत का ऐश्वर्य था, भारत का मंदिरों में जो संपत्ति थी, उन सब से एक ईर्ष्या के चलते हुए, उसको लूटने के चलते हुए, भारत की संस्कृति को, अपनी संस्कृति को सुप्रीम मानते हुए दबाने कुचलने की अपेक्षा और अभीप्सा को लेकर के जो लोग आए होंगे, कुछ भारत की तलवारों की ताकत के आधार पर लौटा दिए गए, कुछ समाहित हो गए, कुछ हमेशा के लिए यहाँ बस गए। उनके प्रभाव हुए, उस प्रभाव को आप भारत की संस्कृति से इतर करके नहीं देख सकते। भारत की संस्कृति की जब बात करेंगे तो वो सब चीजें भारत की संस्कृति। जब भारत के स्थापत्य की बात करेंगे तब आप ताजमहल को उससे बाहर निकाल करके भारत के स्थापत्य को नहीं उल्लेख कर पाएंगे। भारत के स्थापत्य की तब आप बात करेंगे तो बुलंद दरवाजे को आप भारत से अलग नहीं कर पाएंगे, स्थापत्य से अलग नहीं कर पाएंगे। वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कोणार्क का मंदिर है, सूर्य मंदिर है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सोमनाथ का मंदिर है। लेकिन भारत के लोगों को ये जानने का अधिकार भी है कि किन लोगों ने किस उद्देश्य से, किस चेष्टा के साथ में भारत की संस्कृति को जो है धूलि धूसरित करने की कोशिश की थी। उन लोगों का विषय में भी क्लैरिटी के साथ में लोगों के संज्ञान में ये विषय रहना चाहिए। अब मेरा जो सवाल है इसी से मिलता जुलता है और मैं देश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री से सवाल पूछ रहा हूँ। हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात होती है, विविधता में एकता की बात होती है, सर्वधर्म सर्वभाव की बात होती है। उस देश में एक नया राजनीतिक नारा गूंज रहा है और वो है बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये नारा भारतीय संस्कृति का ध्येय वाक्य हो सकता है? देखिए, अगर मैं भारत की संस्कृति के दृष्टिकोण से बात करूं तो जिन विषयों की आपने चर्चा की, वसुधैव कुटुंबकम की चर्चा की, वो बहुत बाद का डेवलपमेंट है। भारत की संस्कृति की शुरुआत होती है ईशावास्यमिदं सर्वम से और सर्व खल्विदं ब्रह्म से, जहाँ सब मूर्त अमूर्त जो कुछ भी है, जीव अजीव जो कुछ भी है, वो सब ईश्वर का रूप है, ये मानने की परंपरा थी। लेकिन जिस विषय को लेकर के आज राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, मैं उसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जातक कथाएं देखी होंगी, जातक कथाओं पे बने हुए सीरियल्स भी देखे होंगे। जातक कथाओं का डिपिक्शन जिस तरह से हमारी भीमबेटका की गुफाओं तक में किया गया है, 2000 साल पहले तक के पत्थरों पे उत्कीर्णन किया गया, वहां भी इस तरह का खोद करके, पत्थर पे खोद करके लिखा गया है जो हमारी मान्यता थी, यूनाइटेड वी स्टे स्ट्रांग, एकता में शक्ति है। ये सिखाया गया था बचपन में, आपकी किताब में, स्कूल में भी पढ़ाया गया होगा। हम एक रहेंगे तो ताकतवर रहेंगे, ये तय है। हम बटेंगे तो घटेंगे भी और कटेंगे भी। अब इसको इस परिप्रेक्ष्य में, किसी जाति के परिप्रेक्ष्य में देखना या किसी मजहब के परिप्रेक्ष्य में देखना, मैं उस बात से सहमत नहीं हूं। लेकिन उससे आगे बढ़ करके मैं इस बात को भी आगे बढ़ा करके कहना चाहता हूं, आप भारत का पिछले 2000 साल से पीछे नीचे के उतरते हुए नक्शे देखिए। लिखित प्रमाणित नक्शे जो हैं भारत के वेंसांग की डायरी से लेकर के और नीचे तक आते आते पिछले 1000-1200 साल के नक्शे तो भारत के आपको प्रिंटेड नक्शे मिल जाएंगे। लेकिन उन नक्शों में जहां जहां हम घटे हैं वहां कटे हैं, जहां जहां हम बंटे हैं वहां कटे हैं, आपको साफ उसमें दिख जाएगा। और आज़ादी के बाद में भी बांट करके, घटा करके काटने के षड्यंत्र हुए तो वो आप सबके सामने। तो 370 लागू होने के, 370 हटने के बाद में
उसके बाद में जो है नैरेटिव बदला है, वरना बांट करके काटने का काम तो इस देश में षड्यंत्र आज़ादी के बाद तक भी चल रहे थे। लेकिन विविधता में एकता भी तो बताया गया है यहाँ पे। देखिए निश्चित रूप से है, मैंने कहा ना हमारी संस्कृति को आप डिवाइड करके नहीं देख सकते, हमारी संस्कृति एक है। लेकिन ये जो बांटने की मानसिकता वाले लोग हैं, जिन लोगों ने देश को पहले देश को मजहब के आधार पर आज़ादी के समय में बांटा, जिन्होंने देश को बोली भाषा और धर्म के बोली भाषा के आधार पर बाद में राज्यों में बांटा, जिन्होंने देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटा, जिन्होंने देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटा, अगड़े और पिछड़े के नाम पर बांटा, जो देश को जातियों के नाम पर बांटने का षड्यंत्र कर रहा है, ये बांटने वाली ताकतें, देश को काटने वाली ताकतें हैं। ये देश को समझना पड़ेगा और देश की इस युवा पीढ़ी को स्वीकार भी करना पड़ेगा। अगर देश की संस्कृति की बात की जाए, मौका दीजिए। आपको जो भी जवाबदारी संघ या भाजपा से मिली अभी तक, उसका निर्वाह आपने बड़ी अच्छी तरह से किया है, ये कोई इस बात से कोई ना नहीं कह सकता। लेकिन देखिए, इस सरकार का 10 साल का जो परफॉर्मेंस है, जहाँ तक गवर्नेंस का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ देश ने अनेक गुना प्रगति न की हो। फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी जो हमने मुकाम पाया है, मेरे ख्याल से कभी 70 साल के इतिहास में कभी ऐसा मुकाम पाया नहीं था। लेकिन संघ के कार्यकर्ता भी इस बात को मानते हैं कि एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र और कल्चर के अंदर काम कम हुआ है। आप कल्चर में देखें तो मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा है एक बड़ा काम है, लेकिन उसके अलावा देखें तो कम काम हुआ है। ऐसा एक इम्प्रेशन संघ परिवार के वर्कर के मन में है। देखिए, आज भी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च की जो पोस्ट है आज भी खाली है। तो कल्चर मिनिस्टर के भागरूप इसको आप कैसे देखते हैं और क्या करना चाहते हैं आप इस इम्प्रेशन को दूर करने के लिए? देखिए, मैं इस बात को इस दृष्टिकोण से देखता हूँ, शिक्षा और संस्कृति ऐसे चीज़ें हैं जिनको आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में कंपेयर नहीं कर सकते, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ में। सड़क बनती भी आपको दिखती है, लेकिन संस्कृति पे सांस्कृतिक मूल्यों के जो है या सांस्कृतिक मान बिंदुओं के ऊपर जो उन्नयन का काम होता है वो एकदम से 10 साल में दिखाई दे ऐसा नहीं होता। शिक्षा पे भी अगर कोई सरकार कोई आइडियोलॉजी काम करना शुरू करे तो उसका प्रभाव आने में कम से कम 15 साल का समय लगता है, और जब तक मूर्त रिजल्ट सामने दिखाई नहीं देते तब तक सामान्य बुद्धि के लोग जो हैं या सामान्य लोग जो हैं उनको दिखता है कि इस पर कोई विशेष काम नहीं हुआ है। भारत की सांस्कृतिक मूल्यों की, भारत के सांस्कृतिक मान बिंदुओं का सम्मान पूरे विश्व भर में किस तरह से बढ़ा है, इसको इस तरह से देखने की आवश्यकता है। कोई पोस्ट खाली है, भरी है, सब इमटेरियल है। आज भारत के योग की पहचान प्रधानमंत्री के नेतृत्व के चलते हुए पूरी दुनिया में बनी है। जितने लोग हम दैनिक जीवन में योग को अपने यहाँ सम्मिलित कर पाए, उससे ज़्यादा दुनिया के दूसरे देशों में हो रहा है। आज भारत की संस्कृत को दुनिया के 100 ख्यातनाम विश्वविद्यालयों में से 80 में संस्कृत डिपार्टमेंट बना के पढ़ाया जा रहा है। भारत के वेदों का अध्ययन, भारत के उपनिषदों का अध्ययन जो है दुनिया के सैकड़ों विश्वविद्यालयों में हो रहा है। भारत की आयुष परम पद्धति, जो भारत का आयुर्वेद है, प्लांट बेस हमारा मेडिसिनल सिस्टम है, उसके ऊपर मेटल बेस हमारा मेडिसिनल सिस्टम था, उसके ऊपर जो है पूरे विश्व भर में शोध हो रहा है, उस पर काम हो रहा है, उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। हमारी परंपरागत खेती की पद्धति जो थी उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। हमारी पारिवारिक व्यवस्था जो थी उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। आज भारत और भारत से निकले हुए ज्ञान और विज्ञान, इन दोनों जो परंपरागत रूप से भारत से निकला था, मैं आधुनिक विषय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भारत की संस्कृति का हिस्सा है, उस सब की स्वीकार्यता और उसकी पहचान पूरे विश्व भर में बढ़ी है। ये केवल 10 साल के कालखंड में हुआ है। इसलिए ऐसा कहना कि नहीं हो पाया है, मैं ये नहीं मानता। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, देखिए, जब हम इतने सालों की तपस्या के बाद में सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आशीर्वाद मिला, बहुत सारी आशाओं के पहाड़ पर हम खड़े, बहुत सारी अपेक्षाओं के पहाड़ पर हम खड़े। वी आर सिटिंग ऑन द हीप ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। और जब जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं होती है उतना ही ज़्यादा लोगों को लगता है कि अभी कुछ और किया जा सकता था। और एक दूसरा बेसिक डिफरेंस जो है किसी काम को करने और उस काम को इवेल्युएट करने में, एक बेसिक डिफरेंस भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप या मैं कहूँ कि संघ परिवार की लीडरशिप और दूसरी पार्टियों में फ़र्क है। मैं एक आधा मिनट में आपके सामने उसको बताता हूँ। उनका काम करने का नज़रिया और सोच ये है कि हमने जो कुछ किया है उसको हम अधिकतम दिखाएं, उसकी चर्चा बार बार करें।
हमारे यहाँ सोच ये है कि हम रोज शाम को अपना व्यक्तिगत आकलन ये करें, हमारा परिवार ये आकलन करे, हमारा संगठन ये आकलन करे कि हम इस दिन में या इस कालखंड में, इस समय में जो कुछ कर सकते थे, क्या हम नहीं कर पाए। क्योंकि इस सोच के साथ में काम संघ का परिवार का कार्यकर्ता करता है तो उसको लगता है कि ये भी किया जा सकता था जो अभी नहीं हो पाया। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस गति के साथ में हम प्रगति कर रहे हैं, पूरा विश्व उसको देख करके चमत्कृत है। और जिस गति के साथ में हमारी स्वीकार्यता बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत और भारत से निकले हुए विषयों का सम्मान आज जितना बढ़ा है और उसके कारण से भारतीयों का विश्व भर में जिस तरह से सम्मान बढ़ा है, भारत की तरफ देखने का नजरिया जिस तरह से बदला है, ये बहुत ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है। संघ का उन्होंने उदय जी एक सेकंड, क्योंकि आपने संघ का जिक्र किया, मुझे मोहन भागवत जी का एक बयान याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि विविधताओं में एक साथ होकर रहना ही हिंदुत्व है। हम अनेकवाद में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हिंदू धर्म कट्टरवादी नहीं है। और दूसरी तरफ उस नारे का जिक्र होता है जो अलग अलग राजनीतिक तौर पर सामने आता है। अब जो सियासत है उसे एक तरीके से धर्मयुद्ध बना दिया गया है। देखिए, ये बांटने का काम, जैसा मैंने कहा, ये पाप किसने किया है? अपने वोटों के बैंक को सुरक्षित रखने, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को मजहबी उन्माद के माध्यम से पूरा करने का प्रयास आज तक किसने किया है, इसको स्पष्टता के साथ में देखने और समझने की आवश्यकता है। जहां तक पूजनीय संघ चालक जी का, सरसंघ चालक जी के वक्तव्य का विषय है, मुझे उनके वक्तव्य की टिप्पणी करने का अधिकारी तो मैं नहीं हूं, लेकिन मैं इतना जो मैं समझ पाया हूं, मैं कह सकता हूं कि भारत में अनेक पूजा पद्धतियां हैं, भारत में अनेक मान्यताएं हैं, भारत में अनेक तरह की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन उनमें कहीं भी कोई विभेद नहीं है। और ये विभेद, चाहे हम कितनी भी पूजा पद्धतियों की चर्चा करें, मैं तो दर्शन शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, अल्टीमेटली हम सब जो है नीचे, इट्स ए पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर, हम जब नीचे हैं तब हमको सब ये विभेद दिखते हैं। जैसे जैसे एलिवेशन होता है तैसे वैसे जाकर के दूरियां मिटती जाती है और अल्टीमेटली एट द टॉप जाकर के तो सब एक ही हैं। इसलिए परम पूजनीय सरसंघ चालक जी कहते हैं कि विविधता में एकता ही भारत की जो है वो श्रेष्ठता। लेकिन फिल्टर डाउन कुछ और नीचे हो रहा है, फॉल्ट लाइंस बहुत बड़ी बनती जा रही हैं, आपको लग नहीं रहा है? मैं तो नहीं मानता। माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमेशा बात करते हैं, समाज की बात कर रहा हूं मैं, सियासत की बात। प्रधानमंत्री जी जो हमेशा सियासत के लिए भी ये कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, मुझे लगता है कि इसमें सारी विविधताएं एक सूत्र में बंधी हुई नजर आती हैं। कुछ लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जैसे मैंने कहा कि समाज को बांटना ही उनका ध्येय है, क्योंकि उन्होंने जिनसे राजनीति इनहेरिट की है, उन्होंने देश को बांटो और राज करो, इस परंपरा को उनको सीखा है, वो शायद डीएनए लाइन में और डीएनए बदलने में लगता है कि थोड़ा समय लगता है। एक और चीज ऐड करूंगा, संघ प्रमुख का एक और बयान जिसमें उन्होंने कहा कि हर मस्जिद के नीचे हमें शिवालय नहीं ढूंढना चाहिए। आप इससे सहमत हैं? मुझे लगता है कि उन्होंने कहा है तो मेरे लिए असहमति और सहमति का विषय ही नहीं है। यदि मेरा सरसंघ चालक यदि कोई विषय प्रतिपादित करते हैं, बात कहते हैं, वो मेरे लिए वो ब्रह्म सत्य है। मुझे लगता है कि उस पर विवेचना करने का और उस पर अपना माइंड अप्लाई करके अपनी टिप्पणी करने का अधिकारी मैं नहीं हूँ। मैं आदम गौंडवी की एक रचना सुनाना चाहता हूँ। यहाँ पर जितने भी हमारे बच्चे दर्शक मौजूद हैं, सवाल उसी में है। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है, दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले। ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। मेरा इशारा संभल की तरफ है, अजमेर की तरफ है। देखिए, मैं अजमेर की जो कुछ अभी बात हुई है, व्यक्तिगत रूप में किसी ने जाकर के, उसमें कहीं कोई राजनीतिक विषय नहीं है। जिस अजमेर शरीफ पर सम्मानीय प्रधानमंत्री जी हर साल चादर चढ़ाने के लिए भेजते हैं, उसको लेकर के किसी ने अपनी तरफ से कोई खुरापात की होगी। न्यायालय में क्योंकि एडमिट हो गया, इसलिए मुझे उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उससे पहले अगर मुझे आप बात कहते तो मैं शायद उस पर कुछ कह सकता था। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी और उसके बाद जो नारा उन्होंने दिया, सबका साथ सबका विकास, तब गरीबी के विरुद्ध युद्ध अगर किसी ने छेड़ा आज़ादी के बाद में भारत में, तो केवल नारों के लिए नहीं, केवल वोटों के लालच में नहीं, केवल कुर्सी प्राप्त करने के लिए नहीं, धरातल पर काम करने के लिए।
कि हर गरीब का बैंक का खाता हो, हर गरीब के पास में पक्की छत हो, हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचे, हर गरीब के पास में गैस का चूल्हा हो, हर गरीब के घर में शौचालय हो, ये हर गरीब के पास में चिकित्सा की सुरक्षा हो, ये अगर किसी ने पहली बार इस देश में काम करके धरातल पर उतारने का काम किया, हर गरीब के घर तक पीने का पानी पहुंचे, ये अगर किसी ने संकल्प के साथ में काम किया, उसका नाम देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसलिए गरीबी के विरुद्ध जो युद्ध है, उस युद्ध पे जिस तरह से देखिए, ये एक मिनट सर, एक सेकंड, आप जो कह रहे हैं ये बात आप मोहन भागवत जी के बयान से भी सहमत हैं, जो मैंने आपको सुनाया आप उससे भी सहमत हैं, लेकिन फिर ये कौन लोग हैं जो हर मस्जिद के नीचे शिवालय ढूंढ रहे हैं? इनको मैसेज तो दिया जा सकता है ना सर। देखिए, जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, मुझे लगता है कि उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की कोई विषय नहीं रह जाता। जब सम्मानीय संघ प्रमुख ये कहते हैं कि जो है उसके नीचे हमको शिवालय ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तब उसके बाद में लगता है कि हमारे यहाँ से तो ये विषय समाप्त हो जाता है। अब कौन लोग हैं? मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप अपनी खोजी पत्रकारिता का थोड़ा उपयोग करिए, उसको खोजिए तो आप और खोज करके उनके साथ कौन छिपी हुई ताकतें किस हिडन एजेंडा को लेकर के खड़ी हैं, कौन पोलराइजेशन करके अपने वोट बैंक को इंश्योर करना चाहता है, इसकी चिंता करिए। नहीं, लेकिन तो क्या सरकार को इस पर स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? मुझे लगता है सरकार का विषय नहीं है, ये विषय सरकार का नहीं। जब माननीय प्रधानमंत्री जी का अपनी बात कह चुके हो, जब सम्मानीय पूजनीय सरसंघ चालक जी अपनी बात कह चुके हैं, उसके बाद हमारे यहाँ से तो ये विषय समाप्त हो जाता है। नहीं, मैं इसी बात को आगे बढ़ा करके बात करना चाहता हूँ कि क्या वजह है कि संघ प्रमुख का बयान आ जाता है कि हर मस्जिद में या हर दरगाह में मूर्तियाँ या मंदिर तलाशना बंद होना चाहिए, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। संभल हुआ, अभी अजमेर शरीफ हो रहा है। तो आप चूँकि संस्कृति के साथ पर्यटन मंत्री भी हैं, तो इससे हमारी पर्यटन संभावनाएं कितनी प्रभावित होंगी, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? देश में 140 करोड़ लोग लगभग ऐसा मानते हैं कि हैं, उसमें से भारतीय जनता पार्टी के सदस्य और संघ परिवार के विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए लोगों को छोड़ दें, उनसे इतर बचे हुए जो लोग हैं, वो लोग उन दोनों के दिए हुए वक्तव्य के बाद में क्या करते हैं, उसकी जिम्मेदारी संघ या भारतीय जनता पार्टी की कैसे हो सकती है? नहीं, लेकिन संभल में तो उसी तरह से लोग आ रहे हैं सामने। अभी एक बार मैंने ऐसा, इसीलिए मैंने कहा कि ये जांच का विषय एक बार आने दीजिए, पता लगेगा। और तो कई सारे अर्ध सत्य, देखिए मैं आपको इससे आगे बढ़ करके कहता हूँ, अभी हाल ही में साबरमती को लेकर के, जो साबरमती एक्सप्रेस को लेकर के जो फिल्म आई है, उस फिल्म के बाद में कितनी सारे ऐसे झूठे नैरेटिव्स जो बनाए गए थे, गढ़े गए थे, जिन लोगों ने गढ़े थे। अब क्या हमको इस पर जो है बात नहीं करनी चाहिए कि किन लोगों ने किए थे और उनको जो है समाज के सामने उद्धृत करना चाहिए? जिस दिन इन सब विषयों पे भी गहराई में जाकर के, इसीलिए मैंने कहा कि आप खोजिए, ढूंढिए कि उसके पीछे कौन पीछे से उसको ड्राइव कर रहा है। मेरा सवाल थोड़ा अलग है। हर पॉलिटिशियन स्टेट की पॉलिटिक्स से ग्रेजुएट होके नेशनल पॉलिटिक्स करता है। अगर आपको मौका दिया जाए कि वापस आप जाके स्टेट की पॉलिटिक्स करें, तो आप कितनी बार उस पर सोचेंगे? देखिए, 2018 के साल में मुझे लेकर के एक समाचार पत्रियों में, टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में सुर्खी बनी थी कि मुझे अध्यक्ष बना करके ऐसा भेजा जा रहा है, और उसको लेकर के उसके बाद में कुछ परिस्थितियां बनी थी। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले भी ये प्रश्न मुझे एक आध जगह पूछा गया था। मैं आज बहुत स्पष्टता के साथ में कहता हूं, उत्तर जो मैंने जहां से शुरू किया था वहीं समाहित है। देखिए, मैं जिस विचार परंपरा से आता हूं, जिस विचारधारा से आता हूं, वहां व्यक्ति किस भूमिका में किस जगह काम करे, यह तय करना व्यक्ति का अधिकार नहीं है। जब गजेंद्र सिंह शेखावत विद्यार्थी परिषद छोड़ करके, और जब सारी दुनिया भारतीय जनता पार्टी में जाने की या राजनीतिक सरजमीन तलाश रही थी, तब गजेंद्र सिंह शेखावत को यह कहा गया कि तुम जाकर के बॉर्डर पे काम करो, और वो 20 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में नहीं गया, उसकी देहरी पर नहीं चढ़ा। उत्तर वहीं समाहित है। आज मुझे संगठन ने, विचार परिवार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने कुछ दायित्व दिया है, काम दिया। कल अगर वही सब लोग मिलकर के ये तय करें कि मुझे वनवासी कल्याण परिषद में जाकर के उनके बीच में काम करना चाहिए, या मुझे किसी और ऐसे क्षेत्र में जाकर के काम करना चाहिए, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में आपके सामने कह रहा हूं,
मैं इसी ऊर्जा, इसी विश्वास, इसी क्षमता और इसी प्रसन्नता के साथ में वो काम करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जहां भी काम करूंगा उसका उद्देश्य एक ही होगा, लक्ष्य एक ही होगा, और वो होगा भारत माता की जय। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, समाज में काम करने की भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य जब सुनिश्चित हो और मन में उस बात को लेकर के 1% भी कहीं संदेह नहीं हो, तब कहीं कोई उहापोह जो है आपके सोच में आती नहीं है। गजेंद्र जी, अब आप बहुत सारी तालियों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपको यहां से थोड़ा सा उस तरफ लेकर चलूंगा। हमारा एक है रैपिड फायर राउंड। मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा, आपको एक पिक करनी होगी। क्या आप लोग तैयार हैं रैपिड फायर के लिए? जोरदार तालियां हो जाएं। आइए सर, आप मेरे साथ आ जाइए। आइए आइए सर, गजेंद्र जी मेरे साथ आएंगे। जोरदार ताली हर सवाल पे होनी चाहिए। आइए सर। सर यहां पर 2 तस्वीरें हैं, आप इधर रहिए, मैं इस तरफ रहूंगा, और इसमें आपको एक तस्वीर पिक करनी है। पहले जोरदार ताली पहले सवाल से पहले। आइए जरा दिखाइए पहले सवाल में क्या है, आइए दिखाइए जरा। पहला सवाल हमारा, परिवारवादी नेता कौन है, वैभव गहलोत या दुष्यंत सिंह? देखिए, निश्चित रूप से वैभव गहलोत है, और उसका कारण, क्यों? कोई भी व्यक्ति, परिवारवादी नेता, कोई आदमी अगर काम करे, आज अगर मैं एक बात आपसे पूछता हूं कि मेरे पुत्र, हालांकि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है राजनीति में, वो आज काम करना शुरू करे, विद्यार्थी परिषद के साथ काम कर रहा है, उससे आगे पढ़ करके वो कल भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा में एक कार्यकर्ता के नाते काम करे, बूथ पर काम करे, आगे आकर के संगठन में काम करे, और उसके बाद में कभी इस नेतृत्व ये तय करे कि उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए जो है किसी अवसर या उसको किसी तरह का अवसर दे, एक लंबी यात्रा के बाद में दे, तो महज इसके लिए कि वो गजेंद्र सिंह के पुत्र हैं उसके कारण से उसको परिवारवाद का टैग लगा करके पीछे हटाया जा सकता है? दुष्यंत सिंह के साथ ऐसा नहीं? आपका पुराना कंट्रीब्यूशन क्या था, आपने कहां से शुरुआत की थी, इस बात को आकलन का आधार बना करके भी हम परिवारवाद की। दूसरा, संसद में पिताजी भी संसद में, भाई भी संसद में, माताजी भी संसद में, भाई जो है भाई की पत्नी भी संसद में, एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, पांचों एक ही परिवार से आते हैं, एक पार्टी के। तब मुझे लगता है कि परिवारवाद का जो है झुंझुना कहीं खनकता है। आप उठा करके देख लीजिए, आपको तुलना करें समझ में आ जाएगा। सुंदरा राजे जी के पुत्र हैं, क्या इनके साथ ऐसा नहीं हुआ? लेकिन उन्होंने पहले पार्टी में किस तरह से कंट्रीब्यूट किया है, इसकी चर्चा आप इसकी थोड़ा सा खोजबीन करिए, आपको उत्तर अपने आप मिल जाएगा, और आप मेरे उत्तर के साथ में निश्चित रूप से अपनी सहमति व्यक्त करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो जाएं। अब यही सवाल है लेकिन चेहरे बदल रहे, प्ले करिए जरा। आप, परिवारवादी नेता कौन, राहुल गांधी, चिराग पासवान या जयंत चौधरी? देखिए, फिर मैं आपको इससे आगे बढ़कर अब इस बार आप सेफ आंसर मत दीजिएगा। नहीं, मैं कोई सेफ आंसर नहीं दे रहा हूं। देखिए, इन तीनों के विषय में थोड़ा सा फर्क आपको समझना पड़ेगा। चिराग पासवान अपने पिताजी के जीते जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अनायास नहीं बनाया गया होगा, और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। जयंत चौधरी जी अपने पिताजी के समय में शायद उस जो है रोल में एक्टिव नहीं थे, लेकिन उसके बाद में निरंतर उन्होंने अपने आप को प्रूव किया, और उनके जाने के बाद में प्रूव किया। लेकिन एक व्यक्ति को लगातार विफल होने के बाद में भी पूरी पार्टी, लेकिन उस लॉजिक से जब इनकी सरकार थी, कोई मंत्री नहीं थे तो काम कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति को पूरी पार्टी लगातार विफल होने के बाद में भी प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनको नेता बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तब आपको कहीं फर्क तो नजर आता होगा। लेकिन जब वो दोनों स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो वो स्टैंडर्ड यहां पर भी है, वो भी लगातार काम कर रहे हैं। उन दोनों में फर्क यह है कि उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है, जो नहीं कर पाए, या उनकी पूरी पार्टी मिलकर के, पूरी शक्ति मिलकर के उनको नेता प्रतिपादित करने में लगी है, तो थोड़ा फर्क तो आपको जो है कहते हैं उन्होंने भी प्रूव किया। 44 सीटों से कहां 100 के ऊपर आ गए हैं, 10 साल सरकार चलाई, वो कहते हैं वो भी प्रूव कर रहे हैं। नहीं, 44 सीटों से 100 पर आए ये दिखता होगा, लेकिन 10 साल की सरकार से 44 सीटों तक पहुंच गए, तो उसको भी हम ही को अकाउंट फॉर करना पड़ेगा। ठीक, चलिए मैं छोटे छोटे आंसर और यहां पे ऑप्शन दूंगा। अगले सवाल से पहले जोरदार तालियां हो जाए, दिखाइए जरा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आप ही के स्टेट का है, प्ले करिए जरा। लोकप्रिय नेता कौन, अशोक गहलोत या सचिन पायलट? देखिए, आज की परिस्थिति में अगर मैं कहूँ और पूरी ईमानदारी से आकलन करूँ, हालांकि उनकी पार्टी के नेताओं का आकलन मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन युवाओं के बीच में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में आज के नहीं, पिछले 5 साल से सर्वाधिक लोकप्रिय अगर कोई नेतृत्व है तो वो सचिन पायलट है। ठीक है, ओके, जोरदार तालियां हो।
ईमानदार आंसर। और अब जरा ईमानदार के लिहाज से एक सवाल आ रहा है, दिखाइए जरा, प्ले करिए, तालियां जरा जोर से होंगे। आइए जरा, ईमानदार नेता कौन? अजीत पवार, अशोक चौहान या नवीन जिंदल? देखिए, मैं क्योंकि ज़्यादा फॉलो नहीं करता इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। अरे आप लेकिन आपके साथ हैं, आपके साथ हैं। लेकिन निश्चित रूप से नवीन जिंदल को लेकर के मैंने कहीं कोई बहुत कुछ चीज़ें सुनी नहीं है, बाकी लोगों के लिए सुनी है। अब उनकी जो जो विषय है, जहाँ कहीं जांच चल रही होगी वो चल रही होगी। लेकिन पूरे सरकार में आरोप लगाए थे कोयला घोटाले को लेकर नवीन जिंदल के ऊपर। मैं कह रहा हूँ ना, वो मैंने उसको फॉलो नहीं किया इसलिए मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी करूँ, ठीक है, नहीं होगा। अब मेरा सवाल आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ कुछ है, जरा प्ले करिए, जोरदार तालियां हो यहां पर, प्ले करिए हमारा अगला सवाल। सच क्या है, ताजमहल या तेजो महालय? मैं तो कहूँगा ताजमहल ही है। क्या बात है, जोरदार तालियां हो जाए। ताजमहल जो है, जोरदार तालियां उस पर। ताजमहल भारत की पहचान है। भारत के पर्यटक जो भारत में आते हैं उसमें से 80% पर्यटक जो विदेश से भारत में आते हैं वो दिल्ली, आगरा का ताजमहल और जयपुर का आमेर का किला, इन तीनों को देखने के लिए जाते हैं। मुझे लगता है कि इतिहास में शायद कहीं अगर कुछ हुआ भी होगा तो हमको उन पन्नों से बाहर निकल करके अब वो ताजमहल है इसी के साथ में रहना चाहिए। ये कहने की हिम्मत बहुत कम नेता कर पाते हैं, जो गजेंद्र जी ने अभी कहा है। बहुत जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। आइए जरा अगला सवाल दिखाइए, आइए प्ले करिए जरा। भारत किसका हमदर्द है, इजराइल या फिलिस्तीन? भारत मानवता का हमदर्द है और किसी के साथ नहीं खड़ा। भारत आतंकवाद के विरोध है और जो कोई आतंकवाद के विरोध में खड़ा है उसका हमदर्द है, उसके साथ में खड़ा है। दोनों एक दूसरे को आतंकवादी कह रहे हैं। अब वो तय करना किसी और का विषय है। मैंने भारत का जो मानवता, इसीलिए भारत न इस युद्ध में किसी के साथ है और न दूसरा जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस है उसमें किसी के साथ खड़ा है। जोरदार तालियां। आइए सर, हम सिर्फ भारत के साथ हैं। अच्छा, एक सवाल और है, प्ले करिए जरा। एक सवाल और है यहां पर, बड़ा इंटरेस्टिंग, दिखाइए जरा। ये राजस्थान का भविष्य कौन है? भजनलाल शर्मा जी, वसुंधरा राजे जी या गजेंद्र सिंह शेखावत जी? देखिए, मुझे लगता है कि यहाँ प्रश्न ये होना चाहिए कि राजस्थान का भविष्य क्या है, और मैं उसका ज़्यादा बेहतर उत्तर दे पाऊंगा। और भविष्य की चिंता करके, भविष्य की तरफ देख करके जीने के बजाय आज हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं इस पर विचार करना चाहिए। भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में हमने पिछले 1 साल में इस डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया उसका सर्टिफिकेट 7 अभी 4 दिन पहले राजस्थान की जनता ने 7 उपचुनाव में 1 के बजाय 5 सीट देकर के हमको दे दिया। सर्टिफिकेट आज तय हो गया। तो ये बता दीजिए, मैं उसको रिफ्रेम कर देता हूं, पॉपुलर नेता कौन है राजस्थान का? मुझे लगता है कि आज की तारीख में हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो निश्चित रूप से उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ा है। आदरणीय वसुंधरा राजे जी 20-22 साल तक लगातार राजस्थान की एक छत्र भारतीय जनता पार्टी की नेता रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। निश्चित रूप से उनकी अपना एक पॉपुलैरिटी का ग्राफ है। पूरे राजस्थान में, राजस्थान के आसपास के प्रदेशों में उनकी अपनी एक स्वीकार्यता और छवि है। इन दोनों के कंपैरिजन में सबसे छोटा नेता अगर कोई है तो गजेंद्र सिंह है। जोरदार तालियां हो। आइए सर, बैठिए। बहुत सटीक जवाब और कई सारे सवालों के जवाब वाकई में। लेकिन अब मैं देश के पर्यटन मंत्री जी से एक सवाल पूछ रहा हूं। कुंभ मेले से 50 किलोमीटर दूर तक मुसलमानों की एंट्री बंद होने से जनता का क्या फायदा होगा? ऐसा कहीं रिटर्न ऑर्डर आया है क्या? विमर्श तो है ये, कहीं रिटर्न ऑर्डर आया है क्या? ऐसे विमर्श कौन खड़े कर रहा है, इस बात की विचार करना चाहिए। कुंभ एक ऐसा समागम है जहां हम अपनी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सारे विषयों पर अलग अलग तरह की व्याख्या बहुत से साधु संत ये बोल रहे हैं। देखिए, कौन क्या बोल रहा है, मैं उस हर एक विषय का जवाब देने के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। सही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फिर कहता हूँ कि ऐसा किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन निकला आप मुझे दिखाइए। तो आप इसको, कोई व्यक्ति अगर कहे कि ये होना चाहिए, कोई व्यक्तिगत अपने व्यक्तिगत विचारों को प्रदर्शित करे, इस देश में वैचारिक स्वतंत्रता है, संविधान ने दी है, वो कर रहा है, वहां तक ठीक है। नहीं तो फिर आप ये कह रहे हैं कि मुसलमान आए, उनका स्वागत है, ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं चल रहा है? ऐसा कोई स्वस्थ विचारधारा के साथ में भारत के संस्कृति को देखने के लिए वहां कोई आए? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पिछला जब प्रयागराज का कुंभ हुआ था ना, तब उसमें 22 करोड़ लोग आए थे।
लगभग 15 लाख लोग दुनिया के दूसरे देशों से आए थे। किसी ने उनका रिलीजन चेक किया था? वही कुंभ था, वही उत्तर प्रदेश था, वही प्रयागराज था, वही मुख्यमंत्री थे, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। किसी ने चेक किया था? तो अभी क्यों कर चेक करने वाले? तो फिर स्वागत है, हम तो स्वागत है। आज शाम को मैं दुनिया के बहुत सारे देशों के एम्बेसडर्स के साथ में इस बात के लिए मीटिंग करने वाला हूं कि वो आए, कुंभ देखें, हमारी सांस्कृतिक सामर्थ्य को देखें, हमारी जो है विभिन्नता में एकता को देखें, वहाँ आकर के दर्शन करें, भारत की इस गंगा जमनी संस्कृति को देखें, भारत के इस जो है कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज जो आयोजन को आकर के देखें, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन कमग्लरेशन को आकर के देखें, वो आकर के वहाँ लेकिन अनुभव ये परंपरा रही है। वहां पर जो कुंभ में मुसलमान होते थे वो भक्तों का स्वागत करते थे। ऐसे कोई भी आदेश, ऐसी कोई भी सोच पर कुछ भी मंथन नहीं चल रहा है। मुसलमानों का स्वागत है कुंभ में, निश्चित रूप से है, और वो सबका स्वागत करें, उसका भी स्वागत है। गजेंद्र सिंह जी, कल्चर को लेके एक अहम मुद्दा देश में खड़ा हुआ है। जो गंदगी फैलाई जा रही है ओटीटी और सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सीधे रूप से रेप को प्रभावित कर रही है। 90% जो रेप के केसेस हैं वो पोर्नोग्राफी से प्रभावित है, ऐसा एक स्टडी कहता है। कई स्टडीज हमने इकट्ठा की हैं। इसके अंदर ये मूवमेंट करीबन 2 साल से चल रहा है। सेव कल्चर से भारत फाउंडेशन नाम का मैं एक NGO चलाता हूँ, जिसके अंदर मेरा ध्येय ये है कि देश ने एक लक्ष्य रखा है अपने सामने कि 2047 के अंदर वो महान देश बनेगा। कोई के मन में शंका नहीं है कि 2037 के अंदर ही भारत एक आर्थिक महासत्ता होगा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री चीज़ों आगे ले जा रहे हैं, आर्थिक महासत्ता होगा, सैनिकी महासत्ता होगा, वैज्ञानिक महासत्ता होगा। लेकिन क्या भारत सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश होगा? ये एक प्रश्न आता है। ये OTT का जो पूरा OTT सोशल मीडिया पे जो गंदगी आ रही है पोर्नोग्राफी के रूप में, ससुर बहू का व्यभिचार, शिक्षक विद्यार्थी का व्यभिचार, भाभी देवर का व्यभिचार, ये फिल्म बच्चों के फोन पे रोज आ रही है। ठीक है, तो इसको लेके मैं आपका क्या वो है? कल तो एक भारत अश्विनी महाजन जी ने कल एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन जवाब नहीं वैष्णव ने। मैं आपको मैं इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखता हूँ। एक बच्चों का पिता होने के नाते, मेरी 2 यंग बेटियां हैं, एक बेटा है, कॉलेज गोइंग बच्चे हैं। निश्चित रूप से मेरे लिए एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। लेकिन इस डिजिटाइज वर्ल्ड में जब पूरी दुनिया केवल न्यूडिटी, पोर्नोग्राफी केवल OTT प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आ रही हो, ऐसा नहीं है। दुनिया का सारा जो है, जब सब कुछ दुनिया का आज इस इंटरनेट पर आ गया है, जब आपके मोबाइल पर आ गया है, सरकार को निश्चित रूप से जहां कहीं वो हस्तक्षेप कर सकती है वहां करना चाहिए। लेकिन सरकार के हस्तक्षेप इसमें न्यून हो जाएंगे, वो कमज़ोर, छोटे, कम पड़ जाएंगे। अल्टीमेटली वी द पेरेंट्स हैव टू डिसाइड। हमको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो निर्वहन करना पड़ेगा कि हम अपने आने वाली पीढ़ी को किस तरह से तैयार करें। देखिए, मैं आपकी बात से 100% मिडिल ईस्ट के अंदर, सिंगापुर में, साउथ कोरिया में इस पे अधिकांश कंट्रोल है इसके ऊपर। हमारा जो आ रहा है उसके मुकाबले आपके सवाल में कुछ ऐड आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया देखिए, सेल्फ रेगुलेशन एक जगह है। मुझे पूरा करने दीजिए। देखिए, हमने गए 10 साल में कई प्रतिज्ञाएं ली, और मैं फिर से कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो काम हमने किया है वो हम सोच नहीं सकते। जो 60 साल का रवैया रहा पहले 60 साल, उसके बाद में हम सोच नहीं सकते कि इतनी प्रगति हम कर सकते हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हम एक और प्रतिज्ञा न लें कि हम विश्व का पहला विकृत सामग्री मुक्त देश बनेंगे। क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बहुत अच्छा है, आदर्श है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों के पास में प्रत्यक्ष रूप से इनकी जिम्मेदारी है वो इस पर विचार कर रहे होंगे। मैं तो वैसे अगर मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात करूं, नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ कैबिनेट, तो मैं आज से जो है 2017 में मैंने पहला पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को इसको लेकर के लिखा था कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी सेंसर का जिस तरह की व्यवस्था है वैसी व्यवस्था होनी ही चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में लेकिन 16 साल को नीचे उसको बंद किया है, सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर दिया है। व्हाई नॉट इंडिया डू दैट सर? कल स्टेप लिया, कल ही लिया जी। लेकिन मैं फिर आपको एक बात कहूँगा कि अल्टीमेटली हमको परिवारों में इस व्यवस्था को ठीक से जागृत करने के लिए काम करना पड़ेगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया में 16 साल को मैं जानता हूं कि उसको कुछ चीज़ों को उन्होंने रेगुलेट किया है जी। लेकिन उसमें करना क्या है? आपको सेल्फ डिक्लेयर करना है दैट आई एम अबाउ 16 ईयर्स।
उसमें कोई भी जो है आज बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनमें आप छोटा बच्चा अपना माइनर अपना अकाउंट नहीं खोल सकता, आज भी है वो रेगुलेशंस, लेकिन वहाँ उसको करना क्या है, उसको खुद को सेल्फ सर्टिफाई करना है। अब उसको रोकने के लिए सरकार क्या करेगी? अल्टीमेटली फिर मैं इसीलिए कहता हूँ, जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि नल में जो गंदगी आ रही है वो बंद करना तो सरकार का ही काम है। देखिए, फिर मैंने कहा ना कि नल में गंदगी आ रही है वो सरकार बंद करे, उसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं वो प्रयास कर रहे होंगे, लेकिन अल्टीमेटली हमको अपने परिवारों में भी उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं, बिल्कुल सही बात है। गजेंद्र जी, एक संत कहते हैं पीओके को भारत में मिला देंगे, एक कहते हैं पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, एक कह रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर दम लेंगे। ये काम तो सरकार का है ना? अगर सरकार का काम कोई दूसरा व्यक्ति कर रहा है और टिप्पणी कर रहा है तो उसमें सरकार को वापस उस पर जवाब देना चाहिए क्या? व्यक्तिगत रूप से मैंने फिर कहूँगा, भारत में लोगों के पास में जो है संविधान प्रदत्त स्वतंत्रता है अपनी बात रखने की, अपना विचार रखने की। किसी का व्यक्तिगत विचार कुछ हो सकता है, लेकिन वो विचार सरकार को किसी तरह से अगर प्रभावित करे और सरकार उस तरह से आचरण करे तब वो उस पर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है। सरकार तो अपने अपने दृष्टिकोण से काम कर रही है। एक आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या गजेंद्र सिंह शेखावत जी चाहते हैं कि भारत को संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए, संविधान से सेकुलर शब्द जो है उसको हटा दिया जाए? देखिए, क्या मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि क्या भारत के इस वर्तमान परिदृश्य में इस तरह करना संभव है और उसकी आवश्यकता क्या है? न तो उसकी आवश्यकता है और न वो संभव है। क्यों हम इस तरह का विमर्श खड़ा करना चाहते हैं? मैं आपसे फिर कहूंगा कि ये सारा दोष जो है, मैं जो है आपसे क्षमा मांगते हुए कहता हूँ, ये सारा दोष इस तरह की परिचर्चाओं को हम टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा करके इस विमर्श को, ऐसी जो है मानसिकताओं को प्रश्रय दे रहे हैं। क्यों नहीं हम इनसे बाहर निकल जाते? हम देश में चर्चा करें कि देश का भविष्य क्या है। क्यों नहीं हम इस बात पर चर्चा करें कि देश के युवा किस तरह से स्टार्टअप्स चला रहे। क्यों नहीं हम इस बात पर चर्चा करें कि हम देश में किस तरह के वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण पे काम हो रहा है। क्यों नहीं हम इस बात पर चर्चा करें कि हमारे युवाओं को जो है वो अनुसंधान धर्मी बनाने की दृष्टिकोण से सरकार जो काम कर रही है उस पर करें। हम ऐसे विमर्श को टेलीविजन नेटवर्क पर, मैं तो कहूँगा केवल आपके नहीं, आपके सारे मीडिया चैनल्स जिस तरह से इन विषयों को 24 घंटे के अपने उस जो है टीआरपी को बढ़ाने के लिए जिस तरह से दिखा रहे हैं, आप सबसे पहले इस विषय से दूर हटने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो हमारे मीडिया के लोगों की है। हम स्क्रीन से इसको कम करें, अपने आप इस तरह के विमर्श दूर हट जाएंगे। हम देश की प्रगति, देश की गति, देश के विकास, देश के भविष्य, देश के आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करें और समाज को उसके साथ जोड़ें। ये केवल किसी एक व्यक्ति की नहीं, ये सामूहिक समाज की जिम्मेदारी है। मेरा सवाल फिर अलग है। आप टूरिज़्म की बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर बाबा कहते हैं कि पैसा देश में खर्च किया जाए और उनकी थीम रही है 2014 से डोमेस्टिक टूरिज़्म। लक्षद्वीप वाले मामले में भी जाके उन्होंने उसको प्रमोट किया है। लेकिन एज ए मिनिस्टर आपको पता होगा कि इंडिया साउथ ईस्ट एशिया और बाकी सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव डेस्टिनेशन, मतलब आप राजस्थान में आप 7 दिन जनवरी में नहीं बिता सकते, लेकिन उस उतने पैसे से आप 1 महीने आप साउथ ईस्ट एशिया जा सकते हैं। देखिए, मैं निश्चित रूप से इस बात को स्वीकार करता हूं कि कोविड के बाद की परिस्थितियां जो बदली, उसके कारण से हमारे डेस्टिनेशन थोड़े एक्सपेंसिव हुए हैं, स्पेशली होटल्स एक्सपेंसिव हुई हैं। हमारा एयर ट्रैवल थोड़ा बढ़ा है। एयर ट्रैवल के बाद की कॉस्ट जो है बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करती है। लेकिन मेरा इसके आपका एक रिवर्स क्वेश्चन भी है, क्या हमारे देश के जो है लोग जब देश की तुलना में जब साउथ ईस्ट एशिया के दूसरे देश कंपैरेटिवली जो है वो कॉम्पिटिटिव रेट्स ऑफर कर रहे हैं, क्या हमारे होटल्स खाली पड़े? क्या आपको राजस्थान में दिसंबर में, जनवरी में एक बार भी जाइए, किसी रूम में जगह मिलती है? इसका मतलब यह है कि हमारी डिमांड बढ़ी है। डिमांड इसलिए बढ़ी है कि हमारा डोमेस्टिक ट्रैवल जो है वो बेतहाशा बढ़ा है और हमारे डोमेस्टिक ट्रैवलर की स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ी है। मैं ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ रहा हूँ, मैंने होटल्स चलाए। जब 90 के दशक में या 2000 की शुरुआत में हम होटल चलाते थे तो हम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के होटेलियर्स ये मानते थे कि हमारे यहाँ विदेशी सैलानी आने चाहिए बिकॉज दे आर गुड पे मास्टर्स। आज ईमानदारी से आप 99% होटेलियर्स को बात करेंगे, वो ये कहेंगे कि द इंडियंस आर बेटर पे मास्टर्स, तो हमको हम उनके साथ में ज़्यादा ठीक है। ये जो हमारी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ी, भारत के लोगों की आर्थिक संपन्नता बढ़ी,
खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ी और घूमने की प्रवृत्ति एकाएक बढ़ी। उसके कारण से हमारी डिमांड बढ़ी है। डिमांड और सप्लाई को, इस गैप को कम करना निश्चित रूप से सरकार उसके लिए काम कर रही है। हमने सब राज्यों से आग्रह किया है कि वो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को निर्माण के लिए इंसेंटिवाइज करने के लिए पॉलिसी में जो है वो कल भी 4,000 करोड़ परिवर्तन रिलीज करें, किया कल। पॉलिसी जो है पैरामीटर्स को बदलें। हमने पूरे देश भर के सब राज्यों की पॉलिसीज को टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, स्पेशली होटल्स में, उसको लेकर के हमने जो है बेस्ट पॉलिसी को सारे देश के सब राज्यों की पॉलिसीज़ को इंटीग्रेट करके एक पॉलिसी बना करके आइडियल पॉलिसी सारे राज्यों के साथ में पिछले महीने की 27 तारीख को जब वर्ल्ड टूरिज्म डे था तब हमने सब राज्यों के साथ शेयर किए और मुझे प्रसन्नता है कि बहुत सारे राज्यों ने उसमें त्वरित गति से निर्णय भी किया। आज राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल, इनके सब के बीच में आंध्र प्रदेश, इन सब के बीच में कंपटीशन की स्थिति है कि कौन ज़्यादा इंसेंटिवाइज कर रहा है ताकि मैक्सिमम इंफ्रास्ट्रक्चर आए। जब नंबर ऑफ रूम्स बढ़ेंगे अपने आप जो है ये कॉस्ट कम हो जाएगी और कॉस्ट कम हो जाएगी तो अगेन हम कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे। शेखावत जी, आपने कई बार भैरव सिंह शेखावत जी का जिक्र किया। भैरव सिंह जी से हम लोगों का भी थोड़ा परिचय था और उनकी राजनीति या उनकी मित्रता की मिसाल जितनी भी दी जाए कम है। चंद्रशेखर जी उनके सबसे नज़दीक थे, जिनका उनके विचारों से कोई नाता नहीं था और जितने भी हम सारे लोग थे जो कि जितने उनके यहाँ जाते थे उनमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े लोगों से ज़्यादा देश की विचारधारा से जुड़े लोगों का उनके यहाँ स्वागत होता था। मैं आपसे आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने चंद्रशेखर जी का नाम लिया, आपका ऐसा कौन विरोधी दल का आपकी विचारधारा से भिन्न मित्र है जो आपसे लगातार आपके यहाँ आता हो और जिसकी आप प्रशंसा करते हो? मैं ऐसे अनेकों लोगों का उदाहरण दे सकता हूँ, मेरे कर्म क्षेत्र में भी, मेरे कार्य क्षेत्र में भी, यहाँ भी। मेरा जितना सौहार्दपूर्ण संबंध पारिवारिक स्तर पर भी, जितना अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में, अपने पार्टी के नेताओं के साथ में, उतना सामने दूसरी विचारधारा और पार्टी के नेताओं के साथ में भी है। क्योंकि व्यक्तिगत संबंधों में मैंने तो भैरव सिंह जी से सीखा है, व्यक्तिगत संबंध जो है वो उनको कभी भी जो है अपनी विचारधारा के साथ में तोड़कर जोड़ करके नहीं देखा जा सकता। पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स दोनों को एक साथ में नहीं देखना चाहिए, ये अंग्रेजी में कहावत भी है। दूसरा, इसके इतर आप किसी भी स्तर के ऐसे व्यक्तियों के साथ में यदि अपना सामंजस्य, तारतम्य और वैसे जो है विचारधारा से इतर संबंध रखेंगे तो अपनी विचारधारा से को आप बेहतर तरीके से उनके साथ में साझा कर सकेंगे और किसी न किसी अवसर पर उनको अपने पास में, अपने पाले में लाने में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। पिछले 10 साल में मैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूं कि ऐसे व्यक्तिगत संपर्कों के चलते हुए लोग अपना पादा बदल करके भी हमारे साथ में आकर के खड़े हुए। एज ए कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर क्या आपकी विजन है, कम से कम शब्दों में अगर आप रख सकें तो? देखिए, भारत की संस्कृति को हम जिस तरह से एक बार फिर लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं और जिस गति के साथ में भारत ने प्रगति की है, इन दोनों के चलते हुए पूरे विश्व में भारत की तरफ देखने की दृष्टि भी बदली है और उत्सुकता भी बढ़ी। एक बार फिर नए सिरे से लोग भारत को देखना, जानना और पहचानना चाहते हैं। इसके चलते हुए भारत में इंटरनेशनल टूरिज्म का स्कोप आने वाले समय में बढ़ेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा भारत में सम्मानीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने 10 साल में जिस तरह से योजनाओं को कॉन्सेप्चुअलाइज करके धरातल पर रियलाइज़ किया, उसके चलते हुए जिस तरह से अनुमानित 25-30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। एक तरफ भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है, दूसरी तरफ बहुत तेज़ी के साथ में भारत में मध्यम वर्ग बढ़ रहा है और ये जो मध्यम वर्ग है ये एस्पायरिंग क्लास है, जिनकी पिछले दशकों से, पिछले कई 2 पीढ़ी से इस तरह की आकांक्षाएं, अपेक्षाएं उनके मन में दबी हुई, छिपी हुई हैं कि हमको भी भारत को जानने पहचानने के लिए घर से बाहर जाने का अवसर मिले। और अब जब उनकी जेब में स्पेंडिंग के लिए जो है डिस्पेंसिबल इनकम पड़ी है, तब भारत के टूरिज्म की ग्रोथ जो है वो अनप्रेसिडेंटेड होगी, अनएक्सपेक्टेड होगी। और मैं ये मानता हूँ कि भारत की आर्थिक प्रगति 7-8% के बीच में जिस तरह से वेराई कर रही, भारत का टूरिज्म की ग्रोथ जो है वो लगभग उससे दुगनी होगी
और अभी मैं एक इंटरनेशनल एनालिस्ट की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो ये कहती है कि भारत में आने वाले 15 साल तक भारत में टूरिज़्म का स्कोप जो है वो उसकी ग्रोथ रेट की CAGR जो है वो 25% के आसपास रहेगी, और मैं पूरी तरह से उसकी बात से सहमत हूँ। इसलिए हमने राज्यों के साथ में अभी रीजनल मीटिंग्स करके उनसे कहा है, अभी हाल ही में हमने कल ही टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है नए ऐसे क्षेत्र, क्योंकि आज मेरे सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, राज्यों के सामने भी जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो डीकंजेशन ऑफ आवर एग्जिस्टिंग मॉन्यूमेंट्स और जो है हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है, दबाव बढ़ रहा है, उसके कारण से सस्टेनेबिलिटी कंप्रोमाइज़ हो रही है, उनको हम कैसे दूर लेके जाएं। आज मैं प्रशंसा करता हूं गोवा की सरकार की और माननीय मुख्यमंत्री जी की। हमने जब चर्चा की उसके बाद उन्होंने कॉन्सेप्चुलाइज किया गोवा बियॉन्ड बीचेस, बीचेस पर दबाव कम करें, हम गोवा को दूसरी चीज़ों को गोवा में दिखाएं। ऐसे में कल जो हमने प्रोजेक्ट्स, लगभग 40 प्रोजेक्ट्स राज्य देश के लगभग 22-23 प्रदेशों के जो इंसेंटिवाइज हमने किया है राज्यों के साथ में, जिस तरह की व्यवस्था की है, लगभग 3295 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स, उनमें हमने पहली चीज़ जिसको प्राथमिकता दी वो डीकंजेशन। दूसरी चीज़, हम सस्टेनेबिलिटी को किस तरह से प्राथमिकता दें, इन सब विषयों पे काम किया है। एक अद्भुत भविष्य में देखता हूँ और इतना जिम्मेदारी के साथ में कहता हूँ कि जो आपने अभी कहा 2037 तक भारत आर्थिक महासत्ता बनेगा। भारत में आज के समय में लगभग 5% से कुछ अधिक भारत का इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन GDP में टूरिज्म का है। इसको 10% तक 2047 तक ले जाना और 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी टूरिज्म को बनाना, ये मेरा लक्ष्य है, उसको लेकर के काम। यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद हैं, हम सब ये जानना चाहेंगे देश के पर्यटन मंत्री की फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन उनकी और उनके परिवार की भारत में कौन सी है, जानना चाहेंगे कि नहीं? देखिए, मैंने कहा कि मैंने पूरे हिंदुस्तान को घूम करके ट्रैवल किया है, लेकिन अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे और मेरे परिवार को अगर जो है पूछा जाए तो दो डेस्टिनेशन को लेकर के लगता है कि मुझे, मेरे परिवार में हम जो 5 सदस्य हैं, 3 बच्चे और मैं और मेरी पत्नी, उनके बीच में शायद डिबेट होगा और अल्टीमेटली टॉस करने की नौबत आएगी अगर कंसेंसस नहीं बना। वैसे तो 5 में बन ही जाएगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं बना तो तवांग और ले, ये दोनों ऐसे डेस्टिनेशन हैं जिनको लेकर के वहाँ हमारे यहाँ विवाद हो सकता है। वो आपका एक जो आपकी एडवेंचर पर्सनालिटी है उसको दिखा रहा है। लेकिन अब सर, इस शो का लास्ट सेगमेंट है, आपके बगल में यहाँ पर एक प्ले कार्ड है, इसमें यस है, कैमरा वो सामने लगा हुआ, और नो है, ये आपके सामने प्ले कार्ड है। मैं यहाँ पर आपसे सवाल पूछूंगा, रैपिड फायर है ये लास्ट, और इसको यस और नो में जवाब देना। आप लोग तैयार हैं? जोरदार तालियों से पहले सवाल। सर, इसमें सिर्फ यस और नो आपको बोलना है, वो सामने कैमरा है। मेरा पहला सवाल गजेंद्र जी के लिए है, प्ले करिए, यहां पर दिखाइए जरा। पहला सवाल, अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए? देखिए, कोई भी योजना की निरंतर समीक्षा होती रहनी चाहिए। यस, जोरदार तालियां, यस। अगला सवाल प्ले करिए जरा। अगला सवाल, मुगल शासकों के नाम से जुड़ी सड़क इमारत का नाम बदलना सही है, यस या नो सर? लेकिन आप अभी तो कह रहे थे कि ताजमहल शान है। देखिए, जो देश के आक्रांता रहे हैं, जिन्होंने देश में बलात् धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रयास किए हैं, जिन्होंने देश की ऐतिहासिक धरोहरों को तोड़ा है, जिन्होंने देश के संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया है, जिन्होंने सनातन संस्कृति को नेस्तनाबूद करने के काम किए हैं, उनको हम अभी भी सम्मान दें। मुझे लगता है कि उसकी गुंजाइश। लेकिन आपने ताजमहल का अभी का नाम नहीं बदलना चाहिए, और शाहजहां रोड का अगर नाम बदल दिया जाए? मैंने ऐसा नहीं कहा कि शाहजहां रोड का नाम बदला, मैंने कहा ऐसे भी तो बहुत सारे ढूंढ लीजिए जिनका नाम अभी भी लिखा हुआ है और इतिहास जिनका नाम लिखते हुए काले शाही से लिखे गए हैं। चलिए ठीक है, अगला सवाल आइए जरा, जोरदार तालियां हो पहले अगले सवाल से पहले। अगला सवाल आपके सामने है, मुगल बादशाह हुमायूं न्यायप्रिय, कुशल, दयालु शासक था? है जी, वापस। मुगल बादशाह हुमायूं न्यायप्रिय, कुशल, दयालु शासक था? तो मुझे लगता है कि इतिहास में डिबेट का विषय है, इसमें मुझे ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ठीक, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। ये कहां
दिल्ली के हुमायूं टूम में वहाँ पर एक म्यूजियम बना और वहाँ पर एक प्लेट लगी है जिस पे लिखा है, मुगल बादशाह हुमायूं एक कुशल योद्धा, खगोल विज्ञानी और कला प्रेमी थे जिन्हें किताबों में गहरी रुचि थी। वे एक न्यायप्रिय, दयालु और काबिल शासक थे। सरकार अपने वहाँ पर उसके शिला पर लिख रही है कि वो दयालु थे, खगोल शास्त्र विज्ञानी थे, कला प्रेमी थे, न्यायप्रिय थे। तो फिर इसमें डिबेट क्या है? देखिए, भारत का इतिहास किन लोगों ने किस दृष्टिकोण से किस तरह से लिखा और किस सोच के साथ में लिखा। जो कुछ इतिहास में लिखा गया है, किताबों में लिखा गया है, उसको वहां हमने डिपिक्ट किया है, क्योंकि वहां हमारा काम जो है, हुमायूं ने जो कुछ हुमायूं के बारे में लिखा गया है वो करना है। लेकिन देश में अनुसंधान करने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। ये मेरे सामने जो युवा साथी बैठे हैं, इनको निश्चित रूप से अनुसंधान इसमें करना चाहिए और अपनी तरफ से खोजना चाहिए। शायद हो सकता है भविष्य में नैरेटिव बदल जाए। ठीक है। अगला सवाल से पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। हमारा अगला सवाल है, पाकिस्तान के लिए थार रेल फिर से शुरू होनी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन मैं इसका उत्तर यस में दे सकता हूं, लेकिन उसके पीछे जो है पाकिस्तान के साथ में जिन विषयों को लेकर के उस रेल को बंद की गई थी, पहले उनको समाप्त होना चाहिए। पाकिस्तान के साथ में हमारा ट्रेड बढ़े, पाकिस्तान के साथ में हमारा व्यापार व्यवसाय बढ़े, संबंध और सौहार्दपूर्ण हो। भारत की ये बिल्कुल 100% भारत की ये सोच है और होनी भी चाहिए। लेकिन उससे पहले पड़ोसी को अपने घर को दुरुस्त करना वो आवश्यक है। पॉइंट है। आइए जरा अगला सवाल प्ले करिए। अगला सवाल, 15 अगस्त को लाल किले से झंडा फहराने की परंपरा बंद होनी चाहिए, यस या नो? ऑडियंस ने भी जवाब दे दिया नो, लेकिन जोरदार तालियां हो अगले सवाल से पहले, जोरदार तालियां। अब अगला सवाल जरा दिखाइए। अगला सवाल, पूरे देश में बीफ बैन होना चाहिए, यस या नो? देखिए, मुझे लगता है कि ये भी ऐसा विषय है जिस पर मुझे लगता है कि टीवी की स्क्रीन पे कोई बात नहीं करना चाहिए। लेकिन क्योंकि गाय भारत के भारतीयों के लिए आस्था का विषय है, मैं कहूंगा कि व्यक्तिगत रूप से मैं जरूर कहूंगा कि इस पर विचार इस देश में जरूर होना चाहिए। ठीक। देश के बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं से जुड़े हुए विषय पर निश्चित रूप से विचार होना ही चाहिए। और मैं इसके पीछे आपको आधा मिनट आपका लूंगा। मैं जिस पारिवारिक पृष्ठभूमि से आता हूं, मेरे परिवार के जो आज से 20 साल पहले मेरी समाज जाति के जो संस्थापक थे, महाराज शेखाजी, जिन्होंने एक महिला की प्रतिष्ठा के लिए पूरे जीवन युद्ध किया और अपने परिवार को खपा दिया और अपना एक खुद का साम्राज्य अपने तलवार की ताकत पर, अपने हुनर के आधार पर प्रतिस्थापित किया। उनकी सेना में बहुत सारे पठान भी थे। पठानों की धार्मिक आस्थाएं आहत न हो, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम अपने जीवन में कभी सूअर नहीं मारेंगे, न खाएंगे। और पठानों से यह अपेक्षा थी कि हमारी धार्मिक आस्थाएं आहत न हो, उनको गाय न खाना चाहिए और न काटना चाहिए। आज मैं 19वीं पीढ़ी में हूं, आज भी हम उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन भारत में मुझे लगता है कि एक दूसरे के साथ में सामंजस्य बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत आकांक्षाओं का को हम जो है इच्छाओं का कुछ दमन करें, इस तरह की परंपराएं इतिहास में मौजूद है। हमको उस पर विचार करना चाहिए। सर, अब आखिरी सवाल है इस शो का, इस रैपिड फायर का। इसमें यस और नो में प्लीज जवाब दीजिएगा। दिखाइए जरा हमारा अगला सवाल जो है, लास्ट सवाल है इस रैपिड फायर का और शो का। गजेंद्र सिंह शेखावत अगले राजस्थान चुनाव में बीजेपी का चेहरा होंगे। गजेंद्र सिंह शेखावत पिछले 2 चुनाव से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है और इस जीवन पर्यंत जब तक भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी से आगे मुझे संगठन कहीं दूसरी जगह काम करने के लिए न भेज दे, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का सुओ मोटो ऑटोमेटिकली चेहरा हूं। पार्टी ने मुझे 3 बार सांसद बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जोरदार तालियां हो। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपने सभी सवालों का बड़ा शानदार जवाब दिया। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद। थैंक यू। चलिए।